इस मूवी की शुरुआत में हम रे और उसके कुछ साथियों को देखते हैं। ये सभी लोग अंडर कवर पुलिस ऑफिसर हैं जो आज एक पेट्रोल पंप के पास रेड मारने जा रहे हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रे के बेटे को देखते हैं जिसका नाम कोडी है। कोडी अपने दोस्तों से मिलता है। उसके दोस्तों के पेरेंट्स भी रे के साथ ही काम करते हैं। आज कोडी को अपने कॉलेज में एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है जिसने हाल ही में इस कॉलेज में एडमिशन लिया था। कोडी खुद को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता था, इसीलिए उसने उस लड़की से बात करने की कोशिश की एंड उस लड़की का नाम टाइलर था जिसने थोड़ा सा भी कोडी में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसने कोडी को इग्नोर कर दिया और वहां से चली गई। जिसके बाद हम दोबारा से रे और उसकी टीम को देखते हैं जो एक पेट्रोल पंप के पास गए एंड उन लोगों ने वहां पर छापा मारा। उन्हें वहां पर एक अंडरग्राउंड सुरंग के बारे में पता चला जिसे ड्रग माफिया अपने काम के लिए यूज करते थे। वहां पर फिलहाल एक हेनरी नाम का आदमी था जिसे जब पुलिस के बारे में पता चला तो वो सुरंग के दूसरे रास्ते से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब रे और उसकी टीम ने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो उसने पूरी सुरंग को ही बॉम्ब धमाके से तबाह करने की कोशिश की, जिसकी वजह से जल्दी से रे को अपनी टीम के साथ वापस सुरंग से बाहर जाना पड़ा। उनके बाहर आते ही हेनरी ने उन पर दूर से ही फायरिंग करी जिसकी वजह से रे की टीम के एक ऑफिसर को गोली लग गई और वो मर गया। उस ऑफिसर का नाम मैनी था जो सिर्फ एक ऑफिसर ही नहीं बल्कि रे का बहुत अच्छा दोस्त भी था। जब ये बात उसके बेटे सैम को बताई गई तो उस टाइम पर सैम अपनी क्लास ले रहा था एंड अपने फादर की मौत की खबर सुनकर वो कोडी और अपने दोस्तों के गले लगकर बहुत रोया। सैम के फादर की खबर सुनकर सैम ही नहीं बल्कि कोडी भी बहुत दुखी था क्योंकि सैम उसका बेस्ट फ्रेंड था। इसी वजह से कोडी आज रात अपने घर बहुत ज्यादा लेट जाता है जहां पर उसके फादर उसका वेट कर रहे थे, क्योंकि कोडी ने ना तो अपने फादर के मैसेज का रिप्लाई दिया था और ना ही उसने अपने फादर का कॉल उठाया था, जिसकी वजह से उसके फादर को उसकी टेंशन हो रही थी। दरअसल वो अपने फादर से अक्सर नाराज रहता था क्योंकि उसे हमेशा से ऐसा लगता था कि उसके फादर उससे प्यार नहीं करते, जो बिल्कुल भी सच नहीं था, बल्कि रे तो सबसे ज्यादा अपने बेटे से ही प्यार करता था। दूसरी तरफ जब इस रेड के बारे में हेनरी ने अपने बॉस ब्रेंडन को बताया तो वो सोच में पड़ गया कि आखिर उस टनल के बारे में पुलिस को किसने बताया। उसे लगने लगा कि जरूर कोई गद्दार उसकी गैंग में शामिल है। उसने सभी को धमकी देते हुए उन लोगों से ये कहा कि जिसने भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है वो चुपचाप उसके सामने आ जाए, वरना जिस दिन भी उसे उस आदमी के बारे में पता चलेगा वो उस आदमी को जान से मार देगा। लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा एंड ब्रेंडन को एक मार्टिन नाम के आदमी पर शक हो रहा था, इसीलिए उसने मार्टिन से उसकी वफादारी साबित करने के लिए उसी के भाई को शूट करने को कहा। जिसके बाद मार्टिन ने 1 मिनट के अंदर ही अपने भाई को शूट करके खत्म कर दिया क्योंकि उसे अपने मालिक के प्रति वफादारी साबित करनी थी। वहीं हम ब्रेंडन की बहन को देखते हैं जिसका नाम नेतली है एंड ब्रेंडन के फादर की तबीयत खराब होने की वजह से ब्रेंडन ने अपने काम की सारी देखरेख करने की जिम्मेदारी अपनी बहन को सौंप दिया और साथ ही उन सभी ऑफिसर्स को ढूंढकर जान से मारने को कहा जिन्होंने उसके टनल में रेड मारी थी। जिसके बाद हम कोडी को देखते हैं जिसे आज एक साइंस लैब में एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए भेजा जाता है, जहां फाइनली उसकी दोस्ती टाइलर से हो जाती है जिससे शायद पहली नजर में ही कोडी को प्यार हो गया था। दूसरी तरफ रे एक रेस्टोरेंट में बैठा था जहां पर उससे मिलने उसका खबरी आता है एंड ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मार्टिन ही था। उसने रे से ये कहा कि अब वो उसकी और ज्यादा मदद नहीं कर सकता क्योंकि ब्रेंडन को उस पर शक होने लगा है, लेकिन रे उसे प्रोटेक्शन देने के लिए भरोसा दिलाता है और उससे ब्रेंडन के नए अड्डे के बारे में पूछने लगता है। तब मार्टिन उसे ब्रेंडन की बहन नेतली के बारे में बताते हुए ये कहता है कि अब से ब्रेंडन का सारा काम नेतली संभालेगी एंड वो अपनी पहचान छुपाकर इसी शहर में रह रही है। अगले दिन कोडी और उसके दोस्तों को मालूम पड़ता है कि सैम अपनी मॉम के साथ इस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होने जा रहा है क्योंकि उसके फादर के मरने के बाद उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी एंड उसके फादर के मरने के बाद सरकार ने भी उसकी फाइनेंशियली मदद नहीं की थी। कोडी को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने उसी दिन अपने फादर से बात करते हुए उनसे ये कहा कि DEA को सैम और उसकी मॉम की फाइनेंशियली मदद करनी चाहिए क्योंकि उसके फादर की जान तब गई जब उसके फादर ड्यूटी पर थे। इस बात पर रे कहता है कि सारी बातें सही है लेकिन चीजें सिस्टम से चलती है, इमोशनली नहीं चलती, बट इसके बावजूद हम उसके लिए डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं जो सीधा सैम के बैंक अकाउंट में पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन कोडी को एक चीज समझ में नहीं आ रही थी कि रेड के दौरान पुलिस को जो पैसे मिलते हैं पुलिस उन पैसों को उनकी फैमिली को क्यों नहीं दे देती जिन पुलिस वालों की जान ऑन ड्यूटी जाती है। इस बात पर रे ने कहा कि पुलिस ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उन्हीं पैसों से ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशंस की तैयारी की जाती है। अगले दिन कोडी बहुत उदास था क्योंकि उस दिन उसका बेस्ट फ्रेंड सैम उससे बहुत दूर चला गया था और इसी वजह से वो उदास रहने लगा था। वो सैम की मदद तो करना चाहता था लेकिन वो मजबूर था। उसकी उदासी को देखते हुए एक दिन रे उसे अपने साथ एक रेड में ले जाता है जहां पर कोडी ने देखा कि पुलिस को इस रेड में बहुत सारे पैसे मिले हैं और साथ में कुछ ड्रग्स के पैकेट भी मिले थे। उसने सोचा कि इन पैसों में से अगर थोड़े से पैसे भी सैम को मिल जाए
जाएं तो उसकी बहुत मदद होगी। लेकिन वो चाहकर भी इन पैसों को नहीं ले सकता था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है जो उसे बहुत बुरा फंसाने वाला था। उसने चोरी से पुलिस स्टेशन से ड्रग्स माफिया की डिटेल की फोटोज क्लिक करी और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनके ट्रैप हाउस को लूटने का प्लान बनाने लगा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ यही एक ऐसा रास्ता है जिससे सैम की मदद की जा सकती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने एक ट्रैप हाउस की डिटेल भी निकाल ली थी जिसके अंदर चोरी करना उसको आसान लग रहा था। उसने इस चोरी के लिए अपने बाकी दोस्त डैनी, एमा और कायल को भी रेडी कर लिया था। उसी शाम मार्टिन फिर से रे से मिलने उसके पास जाता है, लेकिन इस बार हेनरी उसको फॉलो कर रहा था और जैसे ही हेनरी को उस पर शक हुआ तो उसने ऑन द स्पॉट मार्टिन को शूट करके खत्म कर दिया, जिसके बाद वो भागने लगा। लेकिन रे ने भी उस पर गोलियां चला दी जिसकी वजह से उसकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई और फाइनली वो पकड़ा गया। फिर रे और उसके साथी जॉन ने हेनरी से नेथली के बारे में पूछताछ करी। तब हेनरी ने उन्हें ये बताया कि वो इसी शहर में है जो स्पेशली यहाँ पर उन्हें ही ढूंढकर मारने के लिए आई है, और उसे जैसे ही रे के बारे में पता चलेगा तो वो रे के साथ साथ उसकी फैमिली को भी खत्म कर देगी। हेनरी ने इतनी इन्फॉर्मेशन नेथली के बारे में दे तो दी, लेकिन उसने एग्जैक्टली ये नहीं बताया कि नेथली कहाँ पर है। वहीं दूसरी तरफ कोडी अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने फादर की कुछ चीजें चुराता है, जैसे कि गन्स, नाइट विजन, हेलमेट्स और टेजर वगैरह। जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर रात के अंधेरे में एक लोकेशन के पास पहुंचता है जहां से वो चोरी करने वाला था। उसने कायल को गाड़ी में ही छोड़ दिया ताकि कुछ गड़बड़ होने पर कायल पुलिस को कॉल करके उन्हें यहाँ पर बुला सके। जिसके बाद वो एमा और डैनी के साथ अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाती है क्योंकि वहाँ पर मौजूद क्रिमिनल्स उन्हें देख लेते हैं। लेकिन वो लोग कोडी को मारते उससे पहले ही कोडी और उसके दोस्तों ने उन पर हमला करके उन्हें ही मार दिया। फिर कुछ देर बाद उन्होंने वहाँ से कुछ पैसे लूटे और जल्दी से वहाँ से बाहर आ गए एंड तुरंत ही अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग गए। बाद में उन्होंने जब पैसे गिने तो उन्हें पता चला कि उन्होंने सिर्फ $500 ही लूटे हैं। उन्हें फील हुआ कि इससे ज्यादा तो वो कहीं ओवर टाइम करके ही कमा लेते। इतने पैसों में तो कुछ भी नहीं होने वाला था, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने सैम के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया, वो भी बिना किसी की परवाह किए। अब जैसे ही इस चोरी की बात नेथली तक पहुंची तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसने गुस्से में ब्रैंडन को कॉल करके उससे ये कहा कि इस चोरी की वजह से हमारे दुश्मन हमें कमजोर समझ रहे होंगे। एंड इस बात पर ब्रैंडन कहता है कि फिर उन लोगों को ढूंढो और जान से मार दो जिन्होंने हमारे ट्रैप हाउस में चोरी करने की जरूरत की है। नेथली और ब्रैंडन का पूरा शक पुलिस पर था क्योंकि उन्हें ट्रैप हाउस से एक नाइट विजन हेलमेट मिला था जो फाइट के दौरान कोडी से वहीं पर गिर गया था। ब्रैंडन को ऐसा लग रहा था कि उसने पुलिस के खबरी को मारा है, इसी वजह से पुलिस ने उसके ट्रैप हाउस में रेड मारी होगी। दूसरी तरफ कोडी टायलर से मिलता है और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। फिर एक दिन कोडी फिर से अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक और चोरी करने का प्लान बनाता है, लेकिन इस बार वो लोग किसी ट्रैप हाउस को चोरी करने का प्लान नहीं बनाते बल्कि एक वैन को चोरी करने का प्लान बनाते हैं जिसे एडम नाम का एक बूढ़ा आदमी चलाता था। दरअसल एडम उस वैन की मदद से ब्रैंडन की ब्लैक मनी जगह जगह से कलेक्ट करता था एंड उसकी सेफ्टी के लिए हमेशा उसके साथ 2 गार्ड होते थे। कोडी ने उसके वैन को लूटने के लिए पूरा प्लान बनाया और तब कोडी को पता चला कि पुलिस ने भी उसे ट्रैक करने के लिए उसके वैन पर जीपीएस लगाया हुआ है। पूरा प्लान बनाने के बाद वो लोग फिर से अपने पेरेंट्स की चीजें चुराते हैं जैसे कि हेलमेट्स, स्मोक ग्रेनेड्स वगैरह वगैरह। जिसके बाद फाइनली एक दिन डैनी चोरी से एडम की वैन से पुलिस का ट्रैकर निकाल कर अपना ट्रैकर लगा देती है बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह। फिर उस वैन को फॉलो करते हुए वो लोग सीधा एक सुनसान से रोड पर जाते हैं जहां पर सबसे पहले कोडी उन लोगों के पास स्मोक ग्रेनेड फेंकता है, जिसे देखकर वो दोनों गार्ड्स जब अपनी गाड़ी से बाहर आते हैं तो वो लोग रबर बुलेट वाली गन से उन लोगों पर फायरिंग करते हैं ताकि कोई भी जान से ना मरे, बस कुछ देर के लिए वो लोग शांत हो जाएं। वहीं डैनी और एमा एडम से वैन की चाबी लेने की कोशिश करती हैं, लेकिन एडम एमा को पकड़कर डैनी पर हमला कर देता है जिसकी वजह से डैनी जमीन पर गिर जाती है और उसके सर में चोट लग जाती है। ये चोट अंदरूनी चोट थी, लेकिन कुछ देर बाद फिर डैनी उस पर फायरिंग कर देती है जिसकी वजह से एडम बेहोश हो जाता है एंड फिर फाइनली वो लोग उसकी वैन लेकर भाग जाते हैं। बट कुछ देर बाद वो लोग देखते हैं कि एडम अभी भी उन लोगों का पीछा कर रहा था, जिसे रोकने के लिए कायल ने उसकी गाड़ी पर फिर से फायरिंग कर दी जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी ट्रैक से नीचे उतर गई। एंड इस तरह कोडी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक और चोरी को अंजाम दिया। इस बार की चोरी में उन लोगों को बहुत सारे पैसे मिले। ये पैसे इतने थे कि एक झटके में सैम की सारी प्रॉब्लम दूर हो सकती थी। इधर जब एडम के पास कोई और चारा नहीं बचा तो वो सीधा पुलिस के पास जाता है और उन्हें चोरी की सारी डिटेल बता देता है, लेकिन रे ने उससे ये कहा कि वो उसकी मदद तभी करेगा जब एडम उसे नेथली के बारे में पक्की इन्फॉर्मेशन देगा। इस बात पर एडम ने कहा कि वो रे को नेथली के बारे में ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ उसका एक बियर से भरा हुआ ट्रक आने वाला है उसके बारे में वो बता सकता है। वहीं दूसरी तरफ इस रॉबरी की खबर जब ब्रैंडन को मिलती है तो इस बार उसे पहले से भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे समझ में नहीं
आ रहा था कि आखिर रातों रात उसका ऐसा कौन सा दुश्मन पैदा हो गया जो उसे बर्बाद करने पे तुला हुआ है। उस वैन को लूटने के बाद कोडी अब टेंशन फ्री हो गया था। इसी वजह से वो अगले दिन ही टायलर से मिलने उसके पास जाता है। वो दोनों मिलकर एक ऊंची सी पहाड़ी पर जाते हैं जहाँ पर सनसेट का एक प्यारा सा माहौल बना हुआ था एंड यहीं पर कोडी की फर्स्ट किस होती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उसी दिन कोडी टायलर को अपने साथ अपने घर ले जाता है जहाँ पर टायलर को उसकी फैमिली के बारे में पता चलता है। दूसरी तरफ रे और जॉन अपनी टीम के साथ वैन रॉबरी की सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि चोर जो चीजें यूज कर रहे थे वो सारी चीजें सिर्फ पुलिस के पास ही होती है। ये चीजें पुलिस के अलावा किसी और के पास नहीं मिल सकती। इसी वजह से रे को लगने लगा कि उन्हीं में से कोई है जो ये सारी चीजें कर रहा है। उसी दौरान उनके पास एक ऑफिसर आया जिसने रे को बताया कि नेतली एक नया टनल बनाने की तैयारी कर रही है। दरअसल ये खबर नेतली ने जानबूझकर फैलाई थी एंड रे जब अपनी टीम के साथ उस लोकेशन पर रेड मारने पहुंचा तो वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ कुछ कैमरे लगे हुए थे जिनकी मदद से नेतली ने उन सभी के फेस देख लिए। ये सब सिर्फ उसी का प्लान था क्योंकि वो देखना चाहती थी कि इस रेड में कौन कौन सा ऑफिसर शामिल है। उसी रात कोडी ने अपने फादर की आईडी का इस्तेमाल करके उसने अगले रेड की डिटेल निकाल ली जिसमें नेतली के बियर ट्रक की इन्फॉर्मेशन शामिल थी। अगले दिन सैम डैनी को कॉल करता है। वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि लूटे हुए ट्रक के पैसे कोडी और उसके दोस्तों ने फाइनली उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे जो लगभग $3 लाख के करीब थे। वहीं जब इस बारे में रे को पता चला तो वो थोड़ा हैरान हो गया क्योंकि कुछ दिनों पहले तक ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन अचानक से किसी ने $3 लाख ट्रांसफर कर दिया। ये थोड़ा सोचने वाला सवाल था। इन पैसों को ट्रांसफर करने के बाद कोडी के पास अब कुछ नहीं बचा था। इसी वजह से उसने अपने दोस्तों से एक आखिरी बार चोरी करने को कहा क्योंकि उसका ये कहना था कि इस बार वो लोग किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए रॉबरी करेंगे, क्योंकि अगर कल को किसी रेड में उनके फादर और मदर भी मारे जाते हैं तो उनकी हालत भी सैम जैसी ही हो जाएगी। लेकिन इस बार डैनी मना कर देती है क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो वो लोग मारे जाएंगे और अगर पुलिस ने पकड़ा तो सीधा जेल में बंद, जिसकी वजह से उनके मॉम डैड की इज्जत भी चली जाएगी। वो ये सब बोल ही रही थी तभी अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो वहीं पर बेहोश हो गई। दरअसल एडम ने जब उस पर हमला किया था तो उस वक्त उसके सर में गहरी चोट लग गई थी। इधर दोबारा से रे उस वैन रॉबरी की सीसीटीवी फुटेज देख रहा था, लेकिन इस बार वो बड़े ही ध्यान से एक एक चीज नोटिस कर रहा था। उसने नोटिस किया कि कोडी ने चोरी करते वक्त एक मूव किया जिसे वो हमेशा अपने फादर के साथ फाइट की प्रैक्टिस करते वक्त किया करता था। इसे देखने के बाद रे का थोड़ा थोड़ा डाउट क्लियर होने लगा। खैर उसी शाम कोडी टायलर से मिलता है एंड टायलर उसे 2 दिन बाद अपने घर पर डिनर पर बुलाती है क्योंकि वो चाहती थी कि कोडी उसकी फैमिली से मिले। लेकिन घर आने के बाद कोडी ने जब उस बियर ट्रक को लूटने के लिए उसकी डिटेल चेक करी तो उसे मालूम पड़ा कि वो ट्रक उसी दिन आने वाला है जिस दिन टायलर ने उसे अपने घर पर बुलाया था। जिसके बाद उसने तुरंत ही टायलर को कॉल करके सारा प्लान कैंसिल कर दिया और उससे ये कहा कि वीकेंड पर वो खुद अपनी फैमिली को लेकर उसके घर आ जाए, वो उसका वेट करेगा। इस ट्रक को लूटने के लिए इस बार कोडी के साथ सिर्फ कायल गया था क्योंकि डैनी हॉस्पिटल में एडमिट थी और एमा ने साफ साफ मना कर दिया था। उस ट्रक को लूटने के लिए कोडी और कायल एक पेट्रोल पंप के पास रुक गए क्योंकि वहां पर वो ट्रक आने वाला था। लेकिन आज उसकी किस्मत फूटी थी क्योंकि रे भी अपनी टीम के साथ उस ट्रक को पकड़ने के लिए वहां पर पहुंच गया था। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर ट्रक आया और बड़े ही चालाकी से कोडी ने उस ट्रक ड्राइवर को बेहोश कर दिया और उसके ट्रक में जाकर बैठ गया, लेकिन वहां पर चाबी नहीं थी। एंड चाबी लेने के लिए जब कायल उस आदमी की तलाशी ले रहा था तो उसी दौरान उसने अपनी मॉम को देखा जो रे के साथ यहाँ पर उस ट्रक को पकड़ने आई थी। उसकी हालत वहीं पर खराब हो गई एंड उसी दौरान रे और उसकी टीम ने उन क्रिमिनल्स पर हमला कर दिया जो लोग इस ट्रक के साथ आए हुए थे। कोडी को पता चल गया कि यहाँ पर पुलिस आ चुकी है। इसी वजह से उसने जल्दी से ट्रक की चाबी ढूंढी और ट्रक को चालू करके कायल के साथ वहां से निकल गया। लेकिन उसे जाते वक्त रे ने देख लिया जो पूरी तरह हैरान हो गया था क्योंकि अभी तक सिर्फ उसे शक था, लेकिन अपनी आंखों से देखने के बाद उसका शक यकीन में बदल गया। उसने तुरंत ही अपनी बाकी की टीम को मना कर दिया ताकि वो लोग उस ट्रक का पीछा ना करें। इधर पैसों की उम्मीद में जब कोडी ने उस ट्रक को खोला तो उसके अंदर पैसे नहीं बल्कि कोकीन से भरे हुए ड्रग्स के पैकेट थे और ये कोई छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं थी बल्कि करोड़ों का माल था। कोडी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो इसका क्या करे एंड उसी दौरान उसने एक स्टिकर देखा जिसे उसने उठाकर अपने पास में रख लिया। रात में घर आने के बाद रे ने कोडी से आज के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान टायलर अपनी मॉम के साथ उनके घर आ गई एंड उसकी मॉम कोई और नहीं बल्कि नेतली थी जिसने रे को पहचान लिया। एंड डिनर के बीच में टायलर ने वॉशरूम का बहाना करके उनके घर में कुछ माइक्रोफोन छुपा दिए ताकि उनकी सारी इंफॉर्मेशन उसकी माँ नेतली को मिलती रहे। डिनर के बाद उसी रात नेतली के कुछ लोगों ने डैनी को हॉस्पिटल से किडनैप कर लिया और उसे अपने साथ नेतली और टायलर के पास ले गए। जिसके बाद टायलर ने कोडी को कॉल करके उसे डायरेक्ट धमकी दी कि अगर 2 घंटे के अंदर में हमें हमारा ट्रक नहीं मिला तो हम डैनी को जान से मार देंगे। पर कोडी को उसकी बात मजाक लग रही थी, लेकिन जब टायलर
ने उसकी बात डैनी से करवाई तब जाके कोडी को यकीन हुआ, जिसके बाद वो तुरंत ही चोरी से ट्रक के पास गया जिसे उसने कायल के घर में छुपाया हुआ था। वहीं से उसने अपने फादर को मैसेज किया कि वो डैनी के पास हॉस्पिटल में जा रहा है। उसके घर से बाहर जाते ही नेतली के कुछ गुंडे रे को मारने के लिए उसके घर में घुस गए, लेकिन रे को जैसे ही उनके बारे में पता चला तो उसने उन लोगों को ही शूट करके खत्म कर दिया। जिसके बाद उसने कोडी के मैसेज का रिप्लाई देते हुए उसे हॉस्पिटल में ही रुकने को कहा। उसके बाद रे ने जॉन को कॉल करके उसे इस हमले की इन्फॉर्मेशन दी और उसे तुरंत ही कोडी के पास सीधा हॉस्पिटल में भेजा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब जॉन हॉस्पिटल में पहुंचा तो वहां पर उसे ना तो डैनी मिली और ना ही कोडी मिला। जिसके बाद रे ने अपनी टीम के साथ मिलकर कोडी को ट्रैक किया और वह भी फिर उसके पीछे चला गया। इधर कोडी ट्रक के साथ सीधा नेथली और टाइलर के पास पहुंचता है, जहां पर टाइलर उसे फाइनली अपनी सच्चाई बताती है। उसने कहा कि हमें पहले से ही पता था कि कॉलेज में पुलिस वालों के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं था कि वो लोग कौन हैं। लेकिन वो जब पहली बार कोडी के घर गई तो उसे पता चला कि कोडी भी एक पुलिस ऑफिसर का लड़का है और तभी से वो उसके साथ प्यार का नाटक कर रही थी। इतना बताने के बाद उसने अपने लोगों से कोडी को शूट करने के लिए कह दिया। लेकिन उसी दौरान वहां पर अपनी टीम के साथ रे पहुंच जाता है, जिसने कोडी की जान बचाते हुए उन लोगों को ही शूट कर दिया। उसी दौरान वहां पर ब्रैंडन भी आ जाता है एंड वो भी फिर पुलिस वालों के हाथों मारा जाता है। इधर नेथली और टाइलर डैनी को लेकर अपने साथ एक टनल में चले गए एंड उनका पीछा करते करते पुलिस से बचते हुए कोडी भी उनके पीछे टनल में चला गया। जहां नेथली ने जब उसे शूट करने की कोशिश की तो उससे पहले ही वहां पर रे पहुंच जाता है, जिसने कोडी की एक बार फिर से जान बचाते हुए उसे ही शूट करके खत्म कर दिया। अपनी मॉम के मरने के बाद टाइलर जल्दी से डैनी को वहीं पर छोड़कर टनल के दूसरे रास्ते से भाग जाती है। जिसके बाद फाइनली रे ने कुछ देर कोडी को वहां पर पीटा और उससे ये कहा कि पुलिस जब यहाँ पर आएगी तो तुम पुलिस को ये कहना कि उन लोगों ने तुम्हें यहाँ पर किडनैप किया था। रे ने कोडी को बचाने के लिए उसे जानबूझकर पीटा था और तब यहाँ पर कोडी को पता चलता है कि उसके फादर उससे कितना प्यार करते हैं, बस उसने कभी भी उन्हें समझने की कोशिश नहीं की। खैर थोड़ी देर बाद वहां पर रे की बाकी टीम पहुंच गई एंड कोडी ने उन लोगों को सेम वही कहा जैसा कि उसके फादर ने उसे कहने को कहा था। लेकिन जॉन को सारी बातें समझ आ गई थी कि रे अपने बेटे को बचा रहा है, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि एक अच्छे दोस्त की निशानी यही होती है। अगले दिन रे और कोडी की नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई एंड कुछ दिनों बाद फिर कोडी सैम से मिलने उसके घर जाता है, जहां उसको फॉलो करते करते टाइलर भी वहां पर पहुंच गई थी, जिसका मतलब था कि अपनी मॉम की मौत का बदला अब वो लेगी। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।